गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। किसी भी कामयाब बिजनेस को देखें तो एक सवाल हमेशा मन में आता है, असली हीरो कौन है? एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जैसे कि पहला आईफोन, हाँ, या फिर उस प्रोडक्ट को हर किसी के हाथ तक पहुंचाने का वो जीनियस तरीका? ये तो वही मतलब चिकन और अंडे वाली बहस हो गई। सच तो ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा। हाँ, एक कमाल का प्रोडक्ट भी सही मार्केटिंग के बिना गोदाम में धूल फांक सकता है। और दुनिया की बेस्ट मार्केटिंग भी एक बेकार प्रोडक्ट को लंबे समय तक नहीं बचा सकती। और इसी नाजुक बैलेंस को साधने की जो कला है, उसी का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बिल्कुल। आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारी ये जो चर्चा है, ये द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ अहम हिस्सों पर आधारित है। और मिशन ये है कि हम समझें कि ये मार्केटिंग मैनेजमेंट सिर्फ एक बज़वर्ड है या बिजनेस का असली इंजन। बाजारों को चुनने और उनके साथ प्रॉफिटेबल रिश्ते बनाने की आर्ट और साइंस है। आर्ट और साइंस, ये कॉम्बिनेशन मुझे हमेशा बहुत फैसिनेट करते हैं। हाँ, मतलब इसमें क्रिएटिविटी और गट फीलिंग भी है और हार्ड डेटा और एनालिटिक्स भी। बिल्कुल। तो बेसिकली ये पता लगाओ कि आपके ग्राहक कौन है और फिर उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाओ जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। सही कहा। और ये सिर्फ एड्स चलाने या सेल्स कॉल्स करने से कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक सिस्टम है जो कंपनी के डीएनए में होना चाहिए। अच्छा। ये बिजनेस को सिर्फ आज की सेल नहीं बल्कि अगले 10 साल की ग्रोथ के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो अगर किसी को ये सिस्टम अपनी कंपनी में लागू करना है तो पहला गियर कहाँ लगता है? शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एक गेम प्लान बनाने से, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग प्लानिंग। एक गेम प्लान, ये किसी यात्रा के लिए नक्शा बनाने से बेहतर एनालॉजी है ना? क्योंकि एक मैच में आपको सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि सामने वाली टीम की हर चाल का भी अंदाजा लगाना होता है। तो इस गेम प्लान में क्या क्या होता है? इसमें आप तय करते हैं कि आपका गोल क्या है। क्या आपको सेल्स 20% बढ़ानी है या एक नए शहर में एंटर करना है? फिर आप अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करते हैं। आपका प्रोडक्ट किसके लिए है? 18 साल के कॉलेज स्टूडेंट के लिए या 40 साल के वर्किंग प्रोफेशनल के लिए? और फिर आती है स्ट्रैटेजी। आप ये सब हासिल कैसे करेंगे? लेकिन एक मिनट, ये गेम प्लान तो मतलब हवा में नहीं बन सकता है ना? मुझे डर है कि कहीं हम एक ऐसे मैदान का नक्शा ना बना रहे हो जहां कोई खेलना ही नहीं चाहता। सही बात है। हमें कैसे पता चलेगा कि लोग असल में चाहते क्या हैं? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर दूसरा और शायद सबसे क्रिटिकल फंक्शन आता है, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। अच्छा। गेम प्लान बनाने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए वो रिसर्च से आती है। बिना रिसर्च की प्लानिंग करना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मुझे याद है, मैंने एक कंपनी के बारे में पढ़ा था जिसने बिना रिसर्च के एक हेल्दी सोडा लॉन्च कर दिया था। 6 महीने में वो बुरी तरह फेल हो गया। वो मार्केट रिसर्च के महत्व को सीखने का एक बहुत महंगा तरीका था। और ऐसा हर रोज होता है। इसलिए रिसर्च में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर की पसंद नापसंद क्या है, मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और सबसे जरूरी
क्या लोग हमारे प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार भी हैं? ये जानकारी गेसवर्क को एक कैलकुलेटेड डिसीजन में बदल देती है। ओके, तो बात दिलचस्प हो रही है। हमारे पास एक गेम प्लान है, हाँ, और उसे बैक करने के लिए सॉलिड डेटा भी है। अब एक्शन का टाइम है। तो जाहिर है अगला कदम प्रोडक्ट ही होगा। बिल्कुल। अब आता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। रिसर्च से हमें जो भी इनसाइट्स मिले, अब हम उन्हें एक टैंजिबल चीज में बदलेंगे। और ये सिर्फ स्क्रैच से कुछ नया बनाने के बारे में नहीं है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मौजूदा प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाना भी शामिल है। जैसे हर साल फोन कंपनियां कैमरा थोड़ा बेहतर कर देती हैं, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देती हैं, हाँ, या फिर पैकेजिंग को और अट्रैक्टिव बनाना। हाँ, गोल ये है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर की जरूरत को पूरा करे और भीड़ से अलग दिखे। एग्जैक्टली। अब मान लीजिए प्रोडक्ट तैयार है, वो दिखता भी अच्छा है, काम भी अच्छा करता है, लेकिन अब आता है $1 मिलियन सवाल। इसकी कीमत क्या रखें? हाँ, इसकी कीमत क्या रखें? यहीं पर प्राइसिंग का फैसला आता है। ये मार्केटिंग के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी फैसलों में से एक है। और प्राइसिंग सिर्फ एक नंबर तो नहीं है, इसमें डिस्काउंट्स, EMI ऑप्शंस, क्रेडिट टर्म्स, बहुत कुछ शामिल होता है। तो कंपनियां ये तय कैसे करती हैं? इसके कई स्मार्ट स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। हाँ, बहुत ज्यादा थी। एप्पल जानता था कि कुछ लोग उसके लिए कोई भी कीमत देंगे। इसे कहते हैं स्किमिंग स्ट्रैटेजी। आप बाजार की मलाई उतार लेते हैं। और इसका ठीक उल्टा जियो ने किया था। बिल्कुल, जियो ने पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। मुफ्त में या बहुत कम दाम पर सिम देकर पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। दोनों का तरीका अलग, पर मकसद एक ही था, बाजार को जीतना। एक और स्ट्रैटेजी है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जहां आप देखते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर क्या चार्ज कर रहा है और आप उसके आसपास अपनी कीमत रखते हैं। तो मतलब कोई एक सही फॉर्मूला नहीं है? कोई एक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्राइस वो है जो 3 शर्तें पूरी करे। आपकी लागत कवर हो, ग्राहक को वो जायज लगे, और इन सब के बाद कंपनी के लिए अच्छा मुनाफा भी बचे। इस संतुलन को साधना ही प्राइसिंग की कला है। ठीक है, तो हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसकी सही प्राइस भी सेट हो गई है, लेकिन अगर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है तो ये एक अंधेरे कमरे में रखे मास्टरपीस जैसा है। सही बात है। इसे लोगों की नजरों में कैसे लाया जाए? यही पर मार्केटिंग का वो हिस्सा आता है जिसे सब जानते हैं, प्रमोशन। अच्छा, इसका सीधा मतलब है अपने कस्टमर से बात करना, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और उन्हें खरीदने के लिए एक्साइट करना। और इसके तरीके तो हम सब जानते हैं, टीवी एड्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स। लेकिन आज के दौर में सबसे असरदार क्या है? क्या टीवी विज्ञापन पर करोड़ों लगाना समझदारी है जब सबकी आंखें फोन पर हैं? ये एक बहुत बड़ी बहस है। टीवी की पहुंच आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आपको अपने कस्टमर को पिन पॉइंट करने की ताकत देती है। अच्छा, अब हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ग्राहक ने हमारी वेबसाइट पर कौन सा जूता देखा और फिर उसे वही जूता इंस्टाग्राम पर दिखा सकते हैं। ये बहुत ताकतवर भी है और ईमानदारी से कहूं तो थोड़ा डरावना भी। फेयर इनफ। तो मान लीजिए हमारे इंस्टाग्राम ऐड ने किसी को कन्विंस कर लिया, अब वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, लेकिन कहां से? यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसे प्लेस कहते हैं, उसका रोल आता है ना? करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ये पक्का करता है कि प्रोडक्ट सही समय पर, सही जगह पर और सही हालत में ग्राहक के लिए अवेलेबल हो, और ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। लेकिन आजकल तो D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स का जमाना है। हाँ, बिल्कुल है। क्या अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने डिस्ट्रीब्यूशन के पुराने तरीकों जैसे होलसेलर्स और रिटेलर्स को बेकार कर दिया है? बेकार नहीं किया, लेकिन चैलेंज जरूर किया है। D2C ब्रांड्स को कस्टमर डेटा पर पूरा कंट्रोल मिलता है और मार्जिन भी ज्यादा होता है, लेकिन उनकी पहुंच सीमित होती है। अच्छा। वहीं एक रिटेलर नेटवर्क आपको देश के कोने कोने तक पहुंचा सकता है। ज्यादातर बड़ी कंपनियां आज एक हाइब्रिड मॉडल अपनाती हैं, ऑनलाइन भी बेचो और दुकानों में भी रखो। तो अब तक हमने प्लान बनाया, प्रोडक्ट बनाया, प्राइस सेट किया, प्रमोट किया और उसे दुकानों तक पहुंचा भी दिया। तो क्या टीम अब छुट्टी पर जा सकती है या फिर कोई रिपोर्ट कार्ड भी बनता है? छुट्टी तो कभी नहीं होती। अब आता है असली मोमेंट ऑफ ट्रूथ, सेलिंग। सेलिंग ये वो स्टेज है जहां एक इंटरेस्टेड पर्सन असल में अपना पैसा निकाल कर कस्टमर बनता है। इसमें सेल्स टीम की बातचीत, नेगोशिएशन और सबसे जरूरी आफ्टर सेल्स सर्विस शामिल है। अच्छी सेलिंग का मतलब सिर्फ एक बार का ट्रांजैक्शन नहीं,
बल्कि एक लंबा रिश्ता बनाना है। और रिपोर्ट कार्ड वाला सवाल? वो भी बनता है, और वो हमारा आखिरी फंक्शन है, मार्केटिंग कंट्रोल। इसका सीधा मतलब है परफॉर्मेंस को चेक करना। क्या हमने जो प्लान बनाया था वो काम कर रहा है? अच्छा। क्या हमारी सेल्स टारगेट तक पहुंची? अगर नहीं तो कहाँ गड़बड़ हुई? तो ये एक तरह का पोस्टमार्टम है। आप इसे पोस्टमार्टम या कोर्स करेक्शन कह सकते हैं। ये एक फीडबैक लूप है। आप प्लान करते हैं, एक्शन लेते हैं, नतीजों को मेजर करते हैं और फिर उस लर्निंग से अपने अगले प्लान को और बेहतर बनाते हैं। तो ये एक साइकिल है? हाँ, ये एक साइकिल है जो कभी रुकता नहीं। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये बहुत सारा काम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक कंपनी ये सब तामझाम कर क्यों रही है? इन सभी फंक्शंस का एंड गेम क्या है? इस पूरी चर्चा का निचोड़ इसी सवाल में है। अगर आप 10 मार्केटिंग मैनेजर से पूछेंगे तो शायद 10 अलग-अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा सेल्स बढ़ाना, कोई कहेगा ब्रांड बनाना, लेकिन ये सब एक बड़े और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है, और वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक मिनट, क्या ये सच है? मुझे तो हमेशा लगता था कि किसी भी बिजनेस का पहला मकसद तो पैसा कमाना होता है। हाँ, क्या ग्राहक संतुष्टि सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगने वाली बात नहीं है? ये एक बहुत वैलिड स्केप्टिसिज्म है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। लॉन्ग टर्म में पैसा कौन कमाता है? वो जिसका ग्राहक खुश है। एक खुश और संतुष्ट ग्राहक ही लॉयल बनता है, वो बार बार खरीदने आता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपने दोस्तों और परिवार को भी आपके ब्रांड की सिफारिश करता है। वर्ड ऑफ माउथ। एग्जैक्टली। आज के दौर में वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो प्रॉफिट जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। ये एक पावरफुल पर्सपेक्टिव है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन टॉप पर है। इसके अलावा और क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं? इसके बाद आते हैं वो गोल्स जो सीधे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे सेल्स ग्रोथ, अपनी सेल्स वॉल्यूम और मार्केट शेयर को लगातार बढ़ाना। ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सिर्फ सेल्स नहीं, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी पर भी ध्यान देना, यानी लागत को कंट्रोल करना। और हमारे सोर्स में कस्टमर वैल्यू और ब्रांड इमेज की भी बात थी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्रिएशन ऑफ कस्टमर वैल्यू का मतलब है कि आप अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले ग्राहक को बेहतर वैल्यू दे रहे हैं। ये वैल्यू सिर्फ कीमत से नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी सर्विस और ओवरऑल एक्सपीरियंस से आती है। और जब आप लगातार अच्छी वैल्यू देते हैं तो आपकी ब्रांड इमेज बनती है, एक ऐसी पहचान जिस पर लोग भरोसा करते हैं। हमारे सोर्स में एक बहुत ही मॉडर्न और जरूरी ऑब्जेक्टिव का भी जिक्र है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, आज के इस दौर में इसकी बहुत चर्चा होती है। इसका मार्केटिंग से क्या लेना देना? आज इसका मार्केटिंग से सीधा लेना देना है। आज का ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो कंपनी के वैल्यूज को भी खरीदता है। सही बात है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए काम न करे, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। इसमें एथिकल प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और कम्युनिटी सपोर्ट शामिल है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नया ट्रेंड है जिसे कंपनियां अपनी इमेज सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? कुछ कंपनियां शायद ऐसा करती हों, जिसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, लेकिन जो कंपनियां इसे ईमानदारी से अपनाती हैं, वे ग्राहकों के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाती हैं। जैसे पेटागोनिया जैसी कंपनियां इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपनी पूरी ब्रांड आइडेंटिटी ही एनवायरमेंटल एक्टिविज्म पर बनाई है। आज के जागरूक ग्राहक ये देखना चाहते हैं कि उनका पैसा एक जिम्मेदार कंपनी के पास जा रहा है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट किसी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। ये कोई एक डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो ग्राहक को हर फैसले के सेंटर में रखता है। ये प्लानिंग और रिसर्च से शुरू होकर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए ग्राहक तक वैल्यू पहुंचाता है। और इन सब के जरिए ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस की राह पर ले जाता है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां एक गलती को वायरल होने में 1 मिनट भी नहीं लगता और ग्राहक पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं, क्या कोई कंपनी सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देकर और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके अगले 10 साल तक टिक सकती है? सोचिएगा जरूर।